मोटी बहू। रानी और किशन नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम आशा था। आशा के जन्म लेते ही उनके घर में ढेर सारी खुशियां आने लगी, जिससे घर वालों का प्यार आशा के लिए और ज्यादा बढ़ गया था। आशा के दादा और दादी भी उसके साथ ही रहते थे। उसके दादा दादी भी आशा को बहुत लाड और प्यार से पाला करते थे। अरे रानी बेटी, ये क्या कर रही हो? जब देखो तब कुछ न कुछ खाती ही रहती हो। अब तुम्हें अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें अपना खाना कुछ कम करना पड़ेगा बेटी, क्योंकि तुम्हारे लिए जो रिश्ते भी देख रहे हैं ना, सारे लोग यही कह रहे हैं कि लड़की थोड़ी मोटी है। अच्छा, तो उनके लिए मैं अपनी पसंद छोड़ दूं? देखिए ना दादाजी, माँ क्या कह रही है। अरे रानी बहू, तुम ना आशा बिटिया को कुछ मत कहना। अब यही उम्र तो खाने पीने की है ना। बूढ़ी हो जाएगी तो भला कुछ खा पाएगी क्या? अरे बाऊजी, बात वो नहीं है। मैं सोच रही थी कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा तो इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन ये ऐसी मोटी ही होती जा रही है। अब लड़के वाले भी तो कुछ न कुछ सोचेंगे ना कि लड़की मोटी है पतली है, देखेंगे ना वो लोग भी। अरे उनकी पसंद के मुताबिक हमारी बच्ची को हम क्यों बदलेंगे? हमारी बच्ची जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। जो उसको ऐसे ही पसंद करेगा उसी से हम उसकी शादी करवाएंगे। वैसे कुछ ही दिन पहले राघव ने उसके पोते के बारे में कुछ बातें की थी। कह रहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, और वो हमारी आशा बिटिया को किसी शॉप में देखा था और उनको हमारी लड़की पसंद भी आ गई। फिर उन लोगों को पता चला कि आशा बिटिया हमारी ही पोती है, इसलिए उन्होंने खबर भिजवाई थी। मैंने ये सब कुछ किशन से कह दिया था। तुम चिंता मत करो बहू। आशा को पसंद करके अनिरुद्ध उससे शादी कर लेता है। आशा भी अपने ससुराल में बहुत ही खुशी से रहने लगी, क्योंकि उन लोगों को आशा के मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसा आशा अपने मायके में रहती थी, बिल्कुल वैसे ही अपने ससुराल में भी रहने लगी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। जो उसका मन करता था वो खा लिया करती थी, जिससे वो कुछ और ही ज्यादा मोटी हो गई थी। लेकिन जब भी वो लोग कहीं बाहर जाते तो सारे लोग आशा के मोटापे के बारे में ही बातें किया करते थे। एक दिन अनिरुद्ध के किसी दोस्त के घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिस पार्टी के लिए अनिरुद्ध अपनी पत्नी को भी लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। उन्हीं में ऑफिस के बहुत सारे फ्रेंड्स और उसके साथ काम करने वाले बहुत से कोलीग्स भी वहाँ शामिल थे। उन लोगों में बहुत सी लड़कियाँ और औरतें भी शामिल थी, लेकिन वो लोग बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनिरुद्ध वहाँ अपने दोस्तों के साथ बातें करने में व्यस्त हो गया था और आशा इधर उधर देखने लगी। फिर उसने देखा कि एक सोफे पर दो लड़कियां बैठी हुई थी। आशा भी वहाँ चली जाती है, सोचती है कि वहाँ पर बैठ जाएगी। देखिए आंटी, अगर आप उस सिंगल कुर्सी में बैठ जाएंगी तो आपको बेटर फील होगा, क्योंकि यहाँ सारे लोगों को कंफर्ट नहीं लगेगा। श्श्श, तुम क्या कह रही हो? अनिरुद्ध की वाइफ है। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे आप थोड़ी बड़ी उम्र की लगी, इसीलिए मैंने ऐसे आंटी कहकर पुकारा था। आई एम रियली वेरी सॉरी। उन सारे लोगों की बातें सुनकर आशा को बहुत दुख हुआ था और फिर वो वहाँ से उठकर चली गई थी। कुछ देर बाद वहाँ बफेट में सारे ही लोग अपनी अपनी प्लेट्स में अपना अपना मनपसंद खाना लगाकर खा रहे थे। फिर आशा भी वहाँ चली जाती है और उसने भी अपने प्लेट में अपना मनपसंद खाना लिया था और वो अपने पति के पास जाकर खड़ी हो गई थी। अरे यार, लगता है तेरी वाइफ बहुत फूडी है। शी इज रियली चबी। एक मेरी वाइफ है जो हमेशा कहती रहती है डाइटिंग करना है, डाइटिंग करना है। खुद भी नहीं खाती और मुझे भी खाने नहीं देती यार। आशा, हमेशा ही तो पेट भर के खाना खाती हो ना, कम से कम मेरे फ्रेंड्स के सामने तो ऐसा मत करो। सारे लोग तुम्हारी ही तरफ देखे जा रहे हैं। I really felt embarrassed. इसका मतलब
उनके लिए तुम मुझे बदलने के लिए कह रहे हो? अरे आशा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हें पता है ना, मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम जैसी भी हो अच्छी लगती हो। लेकिन तुम्हें पता है, तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो आशा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो जाएगी ना। अच्छा, तो ये सब कुछ तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा था? मुझे देखकर तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हंस रहे हैं। अगर तुम्हें इसी बात का दुख है ना, तो फिर दोबारा तुम अपने साथ मुझे कहीं मत ले जाना। ये सारी बातें सुनाकर आशा बहुत ही गुस्से से घर के अंदर चली जाती है। अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी से कभी नहीं कहा था कि वो मोटी है, जिसके कारण उसको खाना थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से आशा को बुरा लगेगा। अनिरुद्ध ने ये सोचा था कि मौका अच्छा मिला है जिससे वो अपनी पत्नी को कुछ समझा सके, लेकिन आशा ने अनिरुद्ध की बातों का मतलब बहुत ही गलत निकाल लिया था और उसको बहुत दुख भी हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन आशा और उसकी सास दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। वो बैठकर अपनी अपनी मनपसंद साड़ियाँ देख रही थी। इतने में अनिरुद्ध वहाँ पर अपनी एक कॉलेज की दोस्त को लेकर पहुँच जाता है। माँ, ये मेरी फ्रेंड है, लेकिन साड़ियों के बारे में कुछ नहीं जानती। अब इसकी मैरिज फिक्स हो गई है, इसीलिए ये शॉपिंग करने के लिए आई थी। लेकिन कैसी साड़ियाँ लेनी चाहिए इसको कुछ पता नहीं। वही सोच सोच कर बहुत टेंशन ले रही थी, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आ गया ताकि आप लोग इसकी कोई हेल्प कर दें। ठीक है माँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं अभी चलता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। फिर सेल्स बॉय उनको तरह तरह की साड़ियाँ दिखाने लगता है। आंटी जी, मुझे लगता है कि वो फाइव्स डिजाइन वाली साड़ी मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ हाँ बेटी, बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। जी मैडम, आप स्लिम है ना, तो इस टाइप की डिजाइन की साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह, ये साड़ी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। देखिए, इसी में ना कुछ और कलर्स है तो बताइए। अरे मैडम, वो तो एक ही पीस था, और वैसे भी ऐसी लकीरों की साड़ी आप पर ज्यादा सूट नहीं करेगी मैडम। ऐसी साड़ी पहनने से आप और मोटी लगेंगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे पास है तो बताओ, वरना नहीं। मुझ पर सूट करेगी या नहीं करेगी, ये सब कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझे ये दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपका काम खत्म हो जाए तो आप आ जाइएगा। इतना कहकर आशा वहाँ से बहुत ही गुस्से से घर के लिए निकल जाती है। फिर घर पहुंचकर वो अपने आप को शीशे में देखने लगी। फिर पहली बार आशा को ये एहसास हुआ था कि वो कितनी मोटी लग रही है। वो अपने आप को देखकर रोने लगी और अपने माँ को फोन किया। माँ, मैं क्या इतनी ज्यादा मोटी हूँ माँ? हर दिन मुझे सारे लोग मोटी मोटी कहकर बुला रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ना ना बेटी, ऐसे दुखी नहीं होते। वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारे ही लाड़ और प्यार की वजह से तुम ऐसी हो गई हो। वैसे अभी भी हमारे हाथ से वक्त नहीं निकला है। अगर तुम चाहोगी तो फिर से तुम बहुत पतली हो सकती हो, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी माँ की कही बातें सुनकर आशा को थोड़ी हिम्मत मिली थी और उसका विश्वास जाग गया था कि अगर वो चाहेगी तो कुछ भी कर सकेगी। फिर वो अपने ससुराल वालों से मायके जाने की इजाजत लेती है और कहती है कि कुछ दिन माँ के यहाँ रहकर आएगी। फिर आशा और उसकी माँ दोनों ही मिलकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने उसको एक डाइट प्लान दिया था, जिसके मुताबिक वो हर रोज एक्सरसाइजेस करती थी, और जो डाइट प्लान डॉक्टरों ने बताया था बिल्कुल वैसे ही उस डाइट प्लान को फॉलो करने लगी। ठीक 3 महीने होते ही उसका वजन 10 किलो से ज्यादा ही कम हो गया था। लेकिन इन 3 महीनों में आशा ने कभी अपने पति को उसके मायके आने की इजाजत नहीं दी थी। ठीक 3 महीने बाद आशा अपने ससुराल पहुंची थी। अरे बेटी आशा, तुम हो क्या? अरे बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। वाह आशा,
तुम तो ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, मैं ही हूँ। शायद आज के बाद तुम्हारी इंसल्ट तो कभी नहीं होगी। अरे आशा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ? सारे लोगों के साथ तुमने भी तो मुझसे यही कहा ना कि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ। आशा बेटी, एक बात बोलूं? उस दिन अनिरुद्ध बाबू शॉपिंग के लिए एक लड़की को लाए थे ना, वो उनकी ही सहेली थी। उन्होंने जानबूझकर उसको वहाँ पर छोड़ा था क्योंकि उन सब की बातों से तुम्हें बुरा लगे और तुम खुद पतली होने की कोशिश कर सको। और ये सब कुछ जमाई बाबू ने जानबूझकर किया था। तुम तो हमारे घर आ गई थी, लेकिन अनिरुद्ध बाबू हर दिन फोन करके यही पूछा करते थे कि तुम कैसी हो और वक्त पर खा रही हो कि नहीं। बहुत बार मैंने तुमसे मिलने की कोशिशें की थी, लेकिन हर बार तुमने उन सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। अगर मैं जबरदस्ती यहाँ आ जाता तो तुम बहुत गुस्सा हो जाती ना, इसी डर से मैं रुक गया था। तुम्हें पता है आशा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा था मेरे पीठ पीछे। जो भी हो, मेरे स्लिम होने के इनडायरेक्ट रीजन तो आप ही बने। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे अपने आप को देखकर अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।